नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.75% हुई। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया। हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्विक, समग्र और इतना ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बातों का भी भारत को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। प्रकृति के साथ मिलकर अध्ययन और जीवन दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की भक्ति परंपरा का उल्लेख करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता ओरे ग्रहोबाशी खोल द्वार खोल से करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा के साथ ज्ञान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें गुरुदेव द्वारा बताई गई भारतीय मूल्य परंपराओं का समावेश किया गया है। शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। आपके पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। जितने ज्यादा शिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संवाद होगा, अन्य संस्थाओं की भी समझ बढ़ेगी, उन्हें आसानी होगी।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भारत को विकास और ज्ञान का केंद्र बनाने की गुरुदेव की आकांक्षा का उल्लेख किया। इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती को 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के अन्य मंत्री उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। इसमें 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज 6,427 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लंबाई 821 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में जयपुर रिंग रोड का निर्माण कार्य भी शामिल है। इससे जयपुर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। इसी तरह आज 1,913 करोड़ रुपए की 305 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही सशस्त्र बलों तथा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की तीखी आलोचना की है। आकाशवाणी से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किसान कानूनों को किसानों के हित में बताया और कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ठीक से बिल को नहीं पढ़ा है, न राहुल गांधी जी ने पढ़ा है। ये बिल किसान के हित में है और कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं पहले सहमति भी रही, लेकिन आज जानबूझकर जब किसान आंदोलन पे हैं उनको भड़काना, उनको गुमराह करना, उनको भटकाना, ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की आदत बन गई है और इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। बुरी तरह हर चुनाव में कांग्रेस पराजित हो रही है, तब उसको किसान का कंधा मिल गया है राजनीति के लिए और वो कह रहे हैं 2 करोड़ का सिग्नेचर है। कौन प्रमाणित करेगा कि 2 करोड़ इनके सिग्नेचर किसान के हैं या इन्होंने बैठ के ही कर दिए हैं? किसान भाइयों को बहकाना बंद करे कांग्रेस। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री गांधी ने मीडिया को बताया कि किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना भी चाहा, जिसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया। नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा। ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने कल श्री तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3,13,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसानों में जोश है। उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लंबित थे। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में ऐसा होता रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार हैं जिन्हें पिछले 5 वर्षों में शुरू किया गया है और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों ने इन सुधारों की हमेशा से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें स्वतंत्र बाजार उपलब्ध कराना, युवा पीढ़ी को कृषि की तरफ आकर्षित करना और देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री तोमर कल किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।
एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और भारतीय बाल फिल्म समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म से संबंधित मीडिया इकाइयों को एक निगम के अंतर्गत लाने से सभी संसाधनों का समन्वित ढंग से उपयोग किया जा सकेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड़ रुपए सालाना एवरेज 2-3 साल का देते थे और अब देंगे सीधा 5 गुना बढ़ा करके, और ये 5 गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5,000 करोड़ की धनराशि से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्यों को देंगे। इस व्यवस्था से लगभग 1 करोड़ 36 लाख ऐसे गरीब बच्चे अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इस योजना का केंद्रीय भाग प्रत्यक्ष धन अंतरण के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी कानून में ये प्रावधान है कि जिन लोगों ने 6 या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 में आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। पिछले महीने की 20 तारीख को इस कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चाहती है कि हर भारतवासी के पास 2022 तक अपना घर हो और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कामकाजी वर्ग, किसानों और वंचित तबकों के लोगों को लाभ होगा। 2022 में जब हमारा देश आजादी के 75 साल मनाता होगा तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। ये संकल्प लेकर के मैं काम कर रहा हूं और इसलिए आज आगरा में हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में, उनके साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुझे शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। सच्चे अर्थ में घर बनाने का काम आज से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के लिए योजना को आज उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से गांवों में रहने वाले लोगों को बहुत अधिक फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिमार्जित भी किया। तो गांव में जो व्यक्ति निवास कर रहा है
उसको अपना घर हो, घर में रसोई हो, रसोई बनाने के लिए गैस का सिलेंडर हो और घर में रोशनी के लिए बिजली हो, तो एक व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत अच्छे से और सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं सहित 2 करोड़ 95 लाख घरों के निर्माण की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके और पानी, बिजली, शौचालय, रसोई गैस जैसे सुविधाओं के साथ घरों का निर्माण किया जा रहा है। 2016-17 से 2018-19 तक योजना के पहले चरण में 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 2019-20 से 2021-22 तक योजना के दूसरे चरण में शेष 1 करोड़ 95 लाख घरों का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1 करोड़ 75 लाख घरों की मंजूरी दी गई है और 1 करोड़ 20 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक घर का न्यूनतम आकार भी 25 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी घरों का ठीक से डिजाइन हो और घर जलवायु प्रतिरोधी हो। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, ग्राम सभा और भू टैगिंग के माध्यम से गरीब व्यक्ति का चयन सुनिश्चित किया गया है। पूरा भुगतान IT, DBT के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम में प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाले यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल भाजपा गण सुरक्षा पार्टी गठबंधन ने आज 40 सदस्यीय बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की बैठक में अपना बहुमत साबित कर दिया है। गठबंधन को 22 मत मिले जबकि विपक्षी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 16 वोट मिले। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर यह बहुमत परीक्षण हुआ। न्यायालय ने मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में प्रमोद बोरो की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर यह आदेश जारी किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजाद उड़ान भरते हैं हम मजबूत इरादों के साथ, सुरक्षा भी हम करते हैं सीमाओं की पक्के इरादों के साथ। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हमें ज्वाइन करने का, हमारे साथ उड़ान भरने का। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। All India Radio presents Northeast Diary. Glimpses of the news of the week from the northeastern states. All about the region, a gateway to Southeast Asia, the developments and the destinations to look forward to. News from the art, cultural and entertainment world of the northeastern states of India. All this and more. Every Thursday, 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.75% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। ये अधिकारी शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए समर्पित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो ये अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके
उसका हल तलाशने में मदद करेंगे। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को घर लौटना पड़ा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति के कारण कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुल पाठ्यक्रम के 70% के आधार पर ली जाएंगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आज सवेरे एक ट्रक से टकराने से 2 छात्रों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना उस समय हुई जब ये छात्र अपनी साइकिल पर कोचिंग सेंटर जा रहे थे। घटनास्थल पर ही 2 छात्रों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों से घायलों को हर संभव सहायता देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाइयों की रोकथाम के संबंध में एक समेकित नीति बनाने का फैसला किया है। इसमें नशीली दवाइयों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीली दवाइयों के बारे में एक जागरूकता अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि उनका विभाग सभी उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए भारत नेट के साथ समझौता करेगा। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आज उन्होंने कहा कि 1 साल में सभी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। भारत में युवा कई क्षेत्रों में काफी कुछ नया कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र शामिल है। विभिन्न विद्यालयों की अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं या कलाम केंद्र जैसे स्वयंसेवी संगठनों में इन युवाओं को अनुकूल माहौल मिल रहा है। पुणे के निकट एक विद्यालय की 2 छात्राओं ने हाल ही में संयुक्त वैश्विक परियोजना के तहत 6 छोटे ग्रहों का पता लगाया है। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल न किए गए और विदेशी अधिकरण द्वारा विदेशी न घोषित किए गए 19 लाख लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। गुवाहाटी में मुख्य चुनाव कार्यालय के सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग विदेशी अधिकरण द्वारा विदेशी न घोषित किए गए किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा को जिला विकास परिषद चुनावों में सबसे बड़ा दल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके निर्णयों पर विश्वास व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और अब ये संक्रमित हुए कुल मरीजों का सिर्फ 2.80% रह गई है। देश में अब कोरोना के 2,83,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से ठीक होने वाले की दर भी बढ़कर 95.75% हो गई है। अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम होकर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 312 लोगों की मृत्यु हो गई है। देश में एक दिन में कोविड के 10,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 16 करोड़ 53 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की 2,277 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 1,199 सरकारी और 1,078 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में जांच से दैनिक संक्रमित दर कम होकर करीब 2.5% रह गई है।
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में टीका प्राप्त करने, संरक्षित करने और प्राथमिकता के आधार पर उसे देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों सहित करीब 51 लाख प्राथमिकता वाली श्रेणी के लोगों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर और 23 दिसंबर के बीच इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों का विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा। इस बीच नए कोरोना वायरस से संक्रमित एक यात्री के इंग्लैंड से नागपुर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस व्यक्ति का नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। 29 नवंबर को इंग्लैंड से नागपुर आने पर इस व्यक्ति की नागपुर हवाई अड्डे पर कोविड टेस्ट की गई थी, लेकिन वो निगेटिव पाया गया था। हालांकि कुछ समय पश्चात उसमें कोविड के लक्षण दिखाई दे और 15 दिसंबर को दोबारा की गई जांच में वह पॉजिटिव पाया गया। इस यात्री के थ्रोट स्वैब जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए गए हैं और उसके रिपोर्ट की प्रतीक्षा जारी है। इस दौरान कल ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संबंधित जिलों को और महानगर निगमों को ऐसे यात्रियों की खोज करके उनकी RT-PCR जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे यात्री निगेटिव आने के बावजूद भारत में आने के बाद 28 दिनों तक उन पर निगरानी रखी जाएगी। टोपे ने यह भी आह्वान किया है कि नवंबर 25 के बाद भारत आए यात्री तुरंत नजदीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और जांच के लिए सहकार्य करें। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मामले कम होकर 200 से नीचे हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सक्रिय मामलों और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या में काफी कमी आई है। अहमदाबाद में कोविड-19 के नए मामलों में कमी के चलते शहर में संक्रमण के सक्रिय मामलों में भी कमी दर्ज की गई है, जो अब 2500 से नीचे है। कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए अहमदाबाद के करीब 14 अस्पतालों को कोविड अस्पताल के दर्जे से मुक्ति दी गई है। RT-PCR परीक्षणों में कोविड पॉजिटिव की दर जो एक समय 5% से ऊपर थी, वो भी अब घटकर 3% से नीचे चली गई है। इस बीच अहमदाबाद पुलिस ने आने वाले क्रिसमस के त्योहार के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू और अनिवार्य मास्क के नियमों को लागू कराने के लिए विशेष मुहिम चलाई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों से अधिक इस संक्रमण से स्वस्थ होने की खबर मिल रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 2,20,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल लगभग 26,500 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें से 1,007 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 37 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले 364 इंदौर में, 156 भोपाल में और 32 ग्वालियर में हैं। प्रदेश में कल कोविड से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,514 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गोवा में क्रिसमस का उत्सव आज रात से शुरू हो जाएगा। गोवा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और देश विदेश के पर्यटक क्रिसमस और नए साल के उत्सव के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गोवा आते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण नए साल के जश्न में सावधानियां बरती जाएंगी। गोवा में क्रिसमस बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ मध्य रात्रि क्रिसमस प्रार्थना की परंपरा है। राज्य के गिरजाघरों में इस मध्य रात्रि प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। इसके लिए कई गिरजाघरों में विशेष इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। चारों तरफ क्रिसमस कैरल्स के साथ राज्य में त्योहार का माहौल है। रोशनी और सजावट उत्सव की मुख्य विशेषताएं हैं। क्रिसमस के दौरान बेम्बीक और दोदोल जैसे खाद्य पदार्थ गोवा में बहुत लोकप्रिय हैं। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं। पणजी से तुषार जाधव और सुभाष जैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.75% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।